हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट के तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का जो वैकेंसी निकला है इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है 17 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन जो डेट है अभी बताया नहीं गया है, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 7 अप्रैल 2022 दिया गया है। अगर हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 30 दिया गया है। जहाँ पर आपका एक ग्रुप सी का पोस्ट है, आपका लेवल 4 पेमेंट है जहाँ 25,500 मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 21,100 रुपये आपका पेमेंट इसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट, तो आपको मैंने बताया 30 सीट यहाँ निकला है, जहाँ पे 10 सीट यहाँ पर महिला के रिजर्व हो गया। अगर हम बात करते हैं एक सीट इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि विकलांग हैं, यानी कि पैर हाथ से जो टूटा फूटा है या विकलांग है उनको यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इस फॉर्म के अंदर एक बच्चे एक ही फॉर्म भर सकते हैं, डबल फॉर्म भरने पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा सभी फॉर्म को। फिर यहाँ पे लिखा गया है अगर कोई बच्चे सिलेक्शन कर पाते हैं तो उनको हर एक एग्जामिनेशन में उसको जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन देने के लिए। ऐसा नहीं है कि पीटी निकाल लिए हैं तो आप टाइपिंग छोड़ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। आपको सभी एग्जामिनेशन में जाना है, पीटी हो चाहे इंटरव्यू हो चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चाहे मेडिकल हो, आपको सभी में जाना होगा, तभी आपका यहाँ पे आपको नौकरी दिया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर नेशनलिटी आपका इंडियन होना जरूरी है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ पे बताया कि आपका कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं कोई एफआईआर या केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। और यहाँ पे साफ लिखा है अगर कोई पर्सन अपनी नौकरी से टर्मिनेट कर दिए, खुद से रिजाइन मार दिए हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है यानी नौकरी से हटा दिया गया है, या कोर्ट के द्वारा उसमें कुछ पनिशमेंट किया गया है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं तो बताएगा जो मेल कैंडिडेट जिनकी वाइफ एक से ज़्यादा हैं और वो जिंदा हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वहीं फीमेल भी के बारे में बताया गया है, उनके साथ अगर दो पुरुष रह रहे हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में कहा गया है, जहाँ पे लिखा है कि आपका गुड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, यानी कि आपका दिमागी हालत पूरा सही होना चाहिए, और फिजिकली हेल्थ होना चाहिए, यानी कि आपको किसी प्रकार का फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विकलांग हैं उनको ही उनके डिसेबिलिटी को छोड़कर बाकी उनका जो भी है उनका मेंटल हेल्थ यानी कि दिमागी हालत बहुत अच्छी होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2022 में। अगर ध्यान रखिए डेट ऑफ बर्थ की बात किया गया है तो 1 जनवरी 2004 से उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 31 दिसंबर 2003 को पैदा हुए हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जनवरी 2004 को पैदा हुए हैं तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट कितनी है, तो जेंडर के लिए यहाँ पर 37 साल दिया गया है, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख पा रहे हैं कि नोट अर्लियर देन, यानी कि 2 जनवरी 1985 से पहले का पैदाइश नहीं होना चाहिए, उसके बाद का चल सकता है। 1 जनवरी 1985 वाले भी फॉर्म इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर ध्यान रखना है। हाँ, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में वही फीमेल की बात करते हैं और जनरल कैटेगरी फीमेल की बात करते हैं तो उनको 40 साल का उम्र दिया गया है, जो कि आप डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं 2 जनवरी 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए। वहीं पे मेल और ओबीसी की बात करते हैं, मेल फीमेल दोनों का, तो यहाँ पे 40 साल दिया गया है, उनका सेम टू डेट ऑफ बर्थ है कि 2 जनवरी 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए। वहीं एससी एसटी की बात करते हैं तो 42 साल उनको दिया गया है, जहाँ पर 2 जनवरी 1980 से पहले का पैदाइश नहीं होना चाहिए। वही विकलांग की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, उनको 47 साल यहाँ पे छूट दिया गया है, जहाँ पर लिखा है 1975 से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, यानी बिहार सरकार में या कोई और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं सेंट्रल के अंदर भी, उनको 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा एज शैल नॉट बी अप्लाई, यानी कि एज को अप्लाई नहीं किया जाएगा, जो हाई कोर्ट में पहले से ही काम कर रहे हैं उस पर्सन को कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे लिख रहा है कि जो बच्चे मान लीजिए कोई बच्चे एससी में भी हैं और विकलांग में भी हैं, तो वो बोल रहा है कि आप जिस भी कैटेगरी में आपको सही लगता है, आपको जिसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, आप उसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे समझाया गया है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 1 जनवरी 2022 से पहले या 1 जनवरी 2022 तक आपका यहाँ पे कंप्यूटर क्वालिफिकेशन हो चाहे वो ग्रेजुएशन हो, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी डॉक्यूमेंट होगी आपकी 1 जनवरी 2022 से पहले का होना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे वो डिप्लोमा का हो, जिसके अंदर आप 6 महीने का कोर्स कंप्यूटर में आपका होना जरूरी है इसमें हो। उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें 40 वर्ड पर मिनट चलना चाहिए इंग्लिश के अंदर, और वहीं 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों को दोनों टाइपिंग जरूरी है, इसमें आपको एक रहेगा तो नहीं चलेगा, आपको दोनों आना चाहिए। यहाँ पे प्रिफरेंशियल होता है, मतलब कि जो बच्चे
मान लीजिए किसी दो बच्चे का मार्क्स सेम हो जाता है तो वहाँ पर प्रेफरेंस देखा जाएगा कि वो बच्चा जिस टेरिटोरियल आर्मी जिसका भी होगा या एनसीसी सर्टिफिकेट होगा उनको पहले नौकरी दे दिया जाएगा, वो यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे दो प्रकार का एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, और उसके बाद फिर देखा जाएगा तो टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पे 3 टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। तो रिटन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग लिया जाएगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे पास करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कितना आपको कम से कम नंबर लाना चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम यानी रिटन एग्जामिनेशन के अंदर 40% मार्क्स आना चाहिए। अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो आपको 40 मार्क्स आना होगा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये 40 मार्क्स ये नहीं कह रहा है कि आपको नेक्स्ट टाइपिंग के लिए भेज सकता है, ऐसे यहाँ पे नहीं कहा जाता है। 90% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश में टाइपिंग के लिए और 85% एक्यूरेसी होना चाहिए हिंदी के टाइपिंग में। उसके बाद 30% नंबर आपको इंटरव्यू के मिलेगा। और ध्यान रखना है जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ के बनेगा, टाइपिंग से मतलब नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस और एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और उससे ग्रामर पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। वहीं हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं तो 10 मार्क्स के होंगे। आप यहाँ पे सिलेबस देख पा रहे होंगे, इसको आपको नोटिफिकेशन का PDF लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इस प्रकार का आपको यहाँ पे ये देख रहे होंगे सिलेबस दिया हुआ है। और साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए जो भी 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें 40% मार्क्स कम से कम सही आपको लाना है, जो कि कह सकते हैं 20 नंबर आपको लाना होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपको टाइपिंग के लिए और भेजा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ टाइपिंग एग्जामिनेशन जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और हिंदी में नहीं होगा, और हिंदी में सिर्फ हिंदी ग्रामर का ही हिंदी में खाली होगा। उसके बाद जो टाइपिंग होगा हिंदी टाइपिंग का वो रेमिंगटन गेल या साथ में मंगल के फॉन्ट में मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 50 से 50 क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस देख रहे हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पे SC ST को 500 रुपया और जनरल OBC जो आ रहे हैं उनको 1000 रुपया, और ये पेमेंट सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन मोड ही होने वाला है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो 4 सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है जिसमें आपको 3 ही चॉइस करना है एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के समय में। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 ऑप्शन आपको चॉइस करना है आपका प्रीफरेंस देने के बाद, और बाद में कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट में। तो मैंने आपको पहले कह दिया जो सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में जितना मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से आपको किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी प्रोविजन यहाँ नहीं दिया गया कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा या आंसर शीट को चेक करने का कोई भी प्रोविजन नहीं कि आप रीएवलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है वेटिंग लिस्ट जो इस बच्चा का बनाया जाएगा उनको वहाँ पर 1 साल का तक यहाँ पे वैलिड बनाएगा, यानी जितना मान लीजिए 30 सीट है जिसमें 40 बच्चे का सिलेक्शन किया मान के चल रहे हैं, और इसमें 10 बच्चे को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। अगर 10 बच्चे का सीट अगर उनको 1 साल के अंदर नहीं मिल पाता है तो वो वेटिंग लिस्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, वो यहाँ पे समझाया गया है। और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो नीचे तो यहाँ पे लिखा है जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको कुछ अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको ले जाना पड़ेगा, और वही फोटो ले जाना है जो आपने फॉर्म के अंदर अपलोड किया है, और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको वो ले जाना होगा। अब डॉक्यूमेंट कौन सा, मैट्रिक का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, कंप्यूटर में टाइपिंग का मार्कशीट, कंप्यूटर के अंदर 6 महीना का जो कंप्यूटर एक्सपीरियंस है वो आपको ले जाना है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई आपको प्रूफ ले जाना है, 10th का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी आपको एक कम से कम ले जाना है। साथ में 10th का मार्कशीट रहना चाहिए जिसमें कि आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, और जब मांगा जाएगा तो आपको देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और NOC यहाँ पे लगेगा उन बच्चों का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सेंट्रल में काम करते हो, चाहे वो स्टेट में काम करते हो या PSU में काम करते हो। अगर वो इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कि उनको NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ये अपलोड भी होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट करके पूछेगा, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।